तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एमपी सेट का एग्जाम आज हो चुका है। सो आप सभी लोग बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या फिर पेपर टफ लगा। वैसे जितना मैंने एनालिसिस किया है मुझे पेपर काफ़ी इजी लगा है। मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ तो हो सकता है मुझे उस वजह से पेपर इजी लगा हो। वैसे भी जो सेट का पेपर है वो नेट के कंपैरिजन काफ़ी इजी आता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नेट की प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सो आंसर की को डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे, हो सकता है ये पिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही हो, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज में रीड कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर डिटेल में पढ़ना हो तो बता देना, अदर सेशन में हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर्स देख लेते हैं। Which of the following DTH channel are meant to support and reach who do not have access to the internet? जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं प्रभा, ऑप्शन नंबर 2। स्वयं प्रभा पहले 32 चैनल हुआ करते थे लेकिन बाद में 34 चैनल हो गए हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? सीबीसीएस का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है, एडवांटेज क्या मिला है, ये पूछा है। तो इस सीबीएस सिस्टम ने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। एजुकेशन का जो फोकस है वो टीचर सेंट्रिक ना होके स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचिंग इज ए प्रोसेस। टीचिंग कैसी प्रक्रिया है? ट्राइपोलर है, बाइपोलर है या फिर यूनिपोलर है? तो इसका आंसर होगा ट्राइपोलर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ टीचिंग? टीचिंग के लेवल आप सबने पढ़े होंगे, एमएलटी मेमोरी लेवल टीचिंग, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड आरएलटी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये 3 टाइप के टीचिंग लेवल होते हैं। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी होगा जिसमें तीनों लेवल के नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेथड टू ऑफ टीचिंग डेवलप स्पिरिट्स ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट? कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? सो इसका राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन बी। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ही होता है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। ये स्टूडेंट के अंदर स्पिरिट जगाता है किस चीज की, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की, बाय सेल्फ डिस्कवरी। सो इसको ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? सो रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वैसे किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, लेकिन इन चारों ही ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन डी जरूर दिया है, लेकिन सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, सोल्यूशन को सर्च नहीं करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है। सो मुझे ऑप्शन डी सही नहीं लगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है। चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? इन सब में से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है मीडियन टेस्ट, ऑप्शन बी माध्यिका परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च? सो रिसर्च की लॉजिकल सीक्वेंस पूछी है। सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, डिफाइनिंग है रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन करना, देन हाइपोथेसिस का टेस्ट करना एंड रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, a study on the topic perception of tribal people about formal education comes under which of the type of research? औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आएगा? सो इसका राइट आंसर होगा एथनोग्राफिक रिसर्च। गाइस, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में डेप्थ स्टडी किया जाता है या क्वालिटेटिव रिसर्च करी जाती है। सो राइट आंसर इसका डी होगा, एथनोग्राफिक रिसर्च।
क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी क्वेश्चन है, एसपीएसएस नेट के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एसपीएसएस की फुल फॉर्म हमें बतानी है, वो क्या होगी? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ऑप्शन सी। ऑलराइट, क्वेश्चन 11 से 15 हमें पैसेज दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, शांति निकेतन आश्रम वॉज फॉर्म्ड बाय whom? ये जो आश्रम था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा महर्षि देवेंद्रनाथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आश्रम का उद्देश्य क्या था? पर्पस ऑफ द आश्रम, सो इसका पर्पस था मीडिएट इन पीस एंड सेक्युलेशन, शांति और एकांत में ध्यान करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टार्टेड? किस उद्देश्य के साथ में जो प्रयोगात्मक विद्यालय था उसको शुरू किया गया था? सो इसका राइट आंसर होगा टू प्रोवाइड एजुकेशन विच इज नॉट डाइवोर्स्ड फ्रॉम द नेचर, ऑप्शन बी। ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व भारती इज, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवोर्स्ड फ्रॉम नेचर? प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं? सो इसका मतलब होगा प्रकृति से अलग होना, डाइवोर्स होना, सेपरेटेड टू नेचर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउ, सर्कल नेटवर्क क्या करने की अनुमति देता है? सो ईच member टू converse with the person on either left or either right and no further, सो ऑप्शन बी इसका सही होगा। एक जो सर्कल नेटवर्क होता है इसमें लेफ्ट वाले से इंसान बात कर सकता है, राइट वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, बट उसके आगे वाले से जंप करके बातें नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इसमें ऑप्शन दिए हैं चैन सिस्टम, क्लस्टर सिस्टम एंड गॉसिप सिस्टम एंड मेटा कम्युनिकेशन। सो ऊपर वाले तीनों ही ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप हैं, लेकिन क्वेश्चन में नोट पूछा है तो ऑप्शन डी मेटा कम्युनिकेशन, दैट इज ए टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कैचिंग और शेयरिंग अनदर पर्सन्स इमोशंस बाय मिमिकिंग दैट पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर नॉन वर्बल बिहेवियर, ये क्या कहलाएगा? किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज इमोशनल कंटेंजियन, भावनात्मक संक्रमण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए डिस्टोर्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसका डिस्टोर्शन कैसे होगा? रिलायंस अपॉन रिटन डिफ्यूजन मेथड। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? टॉप टू डाउन, ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से डाउन कम्युनिकेट किया जाता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। इसमें सबसे पहला काम क्या होगा? रिलायंस अपॉन रिटन डिफ्यूजन मेथड, लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार, मैसेज का ओवरलोड हो जाएगा, फिल्टरिंग तो डेफिनेटली होगा, जब टॉप से डाउन मैसेज आएगा तो काफी लेवल पे फिल्टरिंग होगा मैसेज का, सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। डिस्टोर्शन पूछा है ना, तो तीनों ही डिस्टोर्शन फॉर्मेट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, इन BHEL भेल भोपाल ए स्पेशल मैकेनिज्म हैज बीन डेवलप्ड विद एन एक्रोनिम MECOM। इसकी फुल फॉर्म हमें पूछी है, सो इसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रबंधन और कर्मचारी संचार। देन 21 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी बहुत इजी तो नहीं है ये, लेकिन मॉडरेट लेवल से मान सकते हैं, कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन 21 है, इन ए क्लास एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट एंड द टीचर इज 18 ईयर
If teacher's age is eliminated, then the average age of student is reduced by 1 year. Then how much is the age of teacher? टीचर की एज कितनी बचेगी? वो है 33 ईयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ विलेज आउट ऑफ 250 फार्मर्स 28% of them have taken a crop of stagnant sugarcane. Out of these sugarcane growing farmer, 40% are the member of cooperative sugar factory. Then how many farmer are the member of the sugar factory? So इसका आंसर होगा 28, 28, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ BINA इज कोडेड एज 310152। देखो BINA इसको कोड किया गया है 310152। बी कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, तो +1 किया है, 3 कर दिया। आई कौन से नंबर पे आता है? 9 पे, तो +1 कर दिया और 10 बना दिया इसको। एन कौन से नंबर पे आता है? 14 पे, +1 करके ये बन गया 15, और ए आता है फर्स्ट पे, तो +1 किया गया और ये बन गया 2। सो ये वाली प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो सेम हम क्या करेंगे, दिल्ली के लिए पूछा है, तो यहाँ पे देखो DELHI, डी कौन सी पोजीशन पे आता है? 4, E 5, के आता है 12 पे, H 8 पे, और I आता है 9 पे। तो +1 करना है, तो D के बाद E के बाद F, L में +1 करेंगे तो M, H में I, और इसमें J। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सॉरी, नंबर लिखना है, सॉरी। सो 4 में +1 करेंगे 5, 5 में +1 करेंगे दैट इज 6, और 12 का +1 हो जाएगा 13, 8 का हो जाएगा 9, और 9 को हो जाएगा 10। तो राइट आंसर 56139110, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इन टाउन इन द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन इज 3:2। ये एम्प्लॉयड मान लो और ये अनएम्प्लॉयड, रेशियो दिया है 3:2। इफ देर आर 750 पर्सन इन द टाउन, अगर टोटल 750 लोग हैं, लेकिन इस रेशियो से देखो ये तो इनको टोटल करने पे 5 ही लोग आएंगे। क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 750 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 150, 1 की वैल्यू 150 आएगी। क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पर्सन आर अनएम्प्लॉयड, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों रेशियो को। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगी इनकी वैल्यू 300 और इनकी आ जाएगी 450 एम्प्लॉयड। लेकिन क्वेश्चन में अनएम्प्लॉयड पूछे जो कि 300 होंगे, और एम्प्लॉयड पूछते तो ऑप्शन सी 450 हो जाता। ठीक है। सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। देन 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो। ये लेटर सीरीज दी गई है, यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो जी के बाद के, कितना प्लस किया गया है? HIJK +4 किया है, तो के में +4 करो। LMNO, सबसे पहले O से एक ही ऑप्शन दिया है जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज OMN, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। सो इंडक्टिव रीजनिंग किस पे आधारित है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, प्रकृति के समरूपता पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ते हो AEIO, ए हम पढ़ते हैं ऑल के लिए, ई पढ़ते हैं नो के लिए, आई हम पढ़ते हैं सम के लिए, और ओ पढ़ते हैं सम नोट के लिए। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं हमेशा ए और ओ का रिलेशन एंड ई एंड आई का रिलेशन। सो ए देखो, ऑल मैन आर गुड, ओ दिया है सम मैन आर नॉट गुड, तो एक तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ए एंड डी का। सेकंड कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई भी कॉन्ट्राडिक्टरी ही होते हैं। सो ई बनेगा नो मैन आर गुड, बी वाला ऑप्शन, और आई बनेगा सम मैन आर गुड, सी वाला। तो एक कॉम्बिनेशन बी सी भी बन जाएगा। लेकिन आंसर में दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, बी सी भी दिया है, ए डी भी दिया है। तो आई डोंट नो इसका आंसर क्या लास्ट में क्या माना जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजिंग आंसर दिए गए हैं, दोनों ही आंसर हैं।
लेकिन क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रेरी पूछता तो कॉन्ट्रेरी हमेशा ए एंड ई के बीच में रिलेशन होता है। अगर कॉन्ट्रेरी होता तो आंसर क्या होता, ए वाला तो ऑल मैन आर गुड और ई वाला नो वाला, ए और बी, ये हो जाता कॉन्ट्रेरी के लिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी में ये दोनों ही रिलेशन दोनों ऑप्शन में अप्लाई हो रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, न्याय सिलोजिज्म एम्प्लॉयज ए फॉर्मल 5 स्टेप आर्ग्यूमेंट। ये जो प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना, इनके बारे में पूछा है। सो इसका राइट आंसर होगा सी। फर्स्ट होगा, फर्स्ट से मैच, देयर इज फायर ऑन द हिल, ये प्रतिजना से। बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन हिल, ये हेतु से। हेतु हमेशा क्या बताता है, कारण। वेदर देयर इज स्मोक देयर, ये उदाहरण है। और देयर इज स्मोक ऑन द हिल, ये उपान्या है। और निगमना क्या है, दस देयर इज फायर ऑन द हिल। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेत्वाभास द फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म। सो इसका राइट आंसर होगा सव्य भिचारा, ये फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, all birds lay eggs, crows are birds, crows lay eggs. So which type of reasoning in the above statement, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों या फिर कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा डिडक्टिव, निगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, डीजीपी, जनरल से पर्टिकुलर। तो सबसे पहले देखो जनरल सी बात लिखी है, ऑल सबके लिए, ऑल बर्ड्स ले एग, सभी पक्षी अंडे देते हैं। लेकिन लास्ट में एक पर्टिकुलर कौवे पे आ जाता है, कौवे अंडे देते हैं। सो जनरल से पर्टिकुलर ही प्रोसेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो राइट आंसर डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। सो नोट पूछा है, सेकेंडरी डेटा का सोर्स कौन सा नहीं है। जब भी इंटरव्यू की बात आए हमेशा प्राइमरी सोर्स होता है। सो नोट पूछा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ये रिपोर्ट होती हैं या फिर पब्लिकेशन होती हैं, ये सारे सेकेंडरी डेटा के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन नोट पूछा है नहीं है तो वो ऑप्शन ए होगा इसका राइट। Then question number 32, if data is classified 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, the method of this classification is known as, ये होगा exclusive method series, option B। inclusive नहीं होगा, exclusive होगा। Next question 33, which of the following is not a type of two-dimensional diagram। द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं है, नोट पूछा है। तो ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कौन से डायग्राम होते हैं, ये जो इस तरीके से कुछ बनाए जाते हैं, ये हिस्टोग्राम होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नोन एज, ये होगा ओगाइव कर्व, ऑप्शन डी। ये ओगाइव कर्व वक्र आ जाएगा, ऑप्शन डी। माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखा की सहायता से किया जाता है उस बिंदु रेखा को ओगाइव कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, व्हेन मोड z इज इल डिफाइंड इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। सो मोड का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 36, which component enable your computer to permanently retain large amount of data। तो रिटेन करने के लिए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय मीन ऑफ ए टेलीफोन लाइन। सो ये मोडेम है जो कनेक्ट करता है मोबाइल को। क्वेश्चन 37 का आंसर ए मोडेम होगा। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सो देखो गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डॉग पाइल भी है, लेकिन अपोलो सर्च इंजन नहीं है। नोट पूछा है क्वेश्चन में, सो अपोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? सो ये एड्यूसेट आपको पता होनी चाहिए। सेट एड्यू कोई नाम नहीं होता है, ये इसको उल्टा कर दिया गया है। इसका राइट आंसर एड्यूसेट सी होगा। NPTEL, ये नेट के तो काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए। NPTEL की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, what rank does India hold globally with respect to net gain in average annual forest area between 2010 से 2020? सो ये थर्ड रैंक, ठीक है। उसके बाद 42 क्वेश्चन है, एज पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के अनुसार हमें पूछे, शेयर पूछे सोलर और विंड एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। सो इसका सोलर और विंड एनर्जी का जो शेयर है वो है 51.41%, ऑप्शन डी। ऑलराइट, क्वेश्चन 43 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सस्टेनेबल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट कंटेन 20 गोल, गलत बात है, सिर्फ 17 ही गोल हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 2 दिया स्टेटमेंट, इट वॉज अडोप्टेड इन न्यूयॉर्क इन 2015, ये बिल्कुल सही बात है। सो ओनली सेकंड वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी केवल सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19 EPA 1986 की बात हो रही है। सो जू एंड पार्क, जो चिड़ियाघर और उद्यान है, ये इसके अंदर कंसीडर नहीं किए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। इंडिया इज वन ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन। इंडिया साइंड द कन्वेंशन इन 1996। CBD को इंडिया ने 1996 में नहीं, 1994 में साइन किया था। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 तारीख को जरूर मनाया जाता है, लेकिन 22 मई को बनाया जाता है, यहाँ पे 22 जून लिखा है। सो फोर्थ गलत, थर्ड गलत, सिर्फ 1 और 2 यही सही है। सो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज दैट वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857? सबसे इजी क्वेश्चन, सारे 50 क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन है ये। BMC 1000 बार पढ़ा होगा नेट वाले बच्चों ने तो। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। BMC कैलकट्टा, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कैलकट्टा, M फॉर मद्रास। तो बॉम्बे, मद्रास, कैलकट्टा 3 यूनिवर्सिटी 1857 में स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं? स्वयं का क्वाड्रेंट कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो ई ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म भी है, ई कंटेंट भी है, लेकिन पॉडकास्ट इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है। लेकिन नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है GER अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के अनुसार, लेकिन हायर एजुकेशन का पूछा है 250%। सो ये 2035 होगा। ध्यान रखना 2030 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन के लिए था, हायर एजुकेशन के लिए नहीं था। हायर एजुकेशन के लिए 2035 टारगेट था। देन क्वेश्चन नंबर 49, NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 बाय UGC के द्वारा NAAC की स्थापना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1982 में। कौन सा जो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी थी, 1982 में स्थापित किया गया था, हैदराबाद के अंदर है ये। ठीक है, सो गाइज 50 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं, आप लोग मैच कर लेना आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। बाकी हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे सही हैं। वो एक डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा था मुझे। ऑलराइट,
So thank you so much everyone. Have a good day to everyone.